हेलो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है 10 मिनट्स एंड वन कॉन्सेप्ट। इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा 10 मिनट मैक्सिमम हो, इतने टाइम में केमिस्ट्री का कोई एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे लगता है पूरा कोऑपरेट करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे कंसंट्रेशन से चीज़ों को। तो हम आज बात करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज और ओवरलैपिंग की। बॉन्ड क्लीवेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंध विदलन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो भी अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझ पाएं। तो मेरा जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है बॉन्ड क्लीवेज या बंध का विदलन। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन हम किसी भी चीज़ से करवाएं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो काम होते हैं। पहला, उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स के बीच में जो भी बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और बॉन्ड्स के टूटने के बाद जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो कैटायंस हो सकते हैं, वो एनायंस हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन जो भी हैं। बॉन्ड के टूटने के बाद जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो इंटरमीडिएट्स उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें पहला प्रोसेस जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, बॉन्ड का क्लीवेज, उसके बारे में एक छोटी सी फंडामेंटल चीज समझनी है। बॉन्ड क्लीवेज हम जानते हैं सभी दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज होमोलाइटिक एंड सेकेंड वन इज हेटेरोलाइटिक। टू एटम्स A and B are bonded with a sigma bond। अगर इनके बीच का ये बॉन्ड टूटता है, और टूटता किस तरह से है कि जो दो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मींस जिन दो एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की थी A और B ने, तो एक इलेक्ट्रॉन A के पास गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन B के पास गया। इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर लिया इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस स्थिति में फॉर्मेशन होगा A फ्री रेडिकल का और B फ्री रेडिकल का। तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब बॉन्ड का क्लीवेज कैसा होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। दूसरा केस, A और B एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड टूटता है। जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज A और B में से जो B है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, A is less electronegative than B, इसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हम जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। किसकी ज्यादा है? B की। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से B पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस ट्रांसफर से A पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और B पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये होगा कैटायन और ये होगा एनायन। मैं और इंटरमीडिएट्स की अभी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कॉमन इंटरमीडिएट्स की, कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल। और बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का हुआ यहाँ पे। एक तो होमोलाइटिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांश विखंडन, और दूसरा है हेटेरोलाइटिक जिसको विषमांश विखंडन कहा जाता है। यहां समझने वाली चीज क्या है वो सुने आप। कई बार हम ये सोचने की गलती कर देते हैं कि बॉन्ड का क्लीवेज, अगर दो एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दो एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, A और B, या दो A एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और आपसे कोई पूछे कि भाई इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आंसर नहीं दे सकते हैं। यह चीज आपको समझनी है केवल। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको साइड में करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और दोस्तों मैं आपसे यह पूछूं कि इसमें ये पाई बॉन्ड जो है उसका ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा ये। तो ये टूटेगा तो बंटवारा किस तरह से होगा? क्या दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या फिर सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? तो ये बॉन्ड किस तरह से टूटेगा? कई बार
हम ये सोच जाते हैं कि भाई इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में बंटवारा एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों तरफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बॉन्ड का क्लीवेज होमोलाइटिक होगा या फिर पूरा बॉन्ड किसी एक तरफ शिफ्ट होगा, हेट्रोलाइटिक होगा, ये डिपेंड किस पर करता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि इस पर बॉन्ड तोड़ने के लिए अटैक किसने किया है, अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट कोई फ्री रेडिकल है, मींस रिएक्शन सनलाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जा रही है और सनलाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अटैकिंग रिएजेंट कोई फ्री रेडिकल है। मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, या कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। कार्बन ऑक्सीजन में से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है, कार्बन की कम है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। फिर भी बॉन्ड का क्लीवेज ऐसा नहीं होगा कि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो होमोलाइटिक हो जाए और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। होता क्या है फिर, आपको रिएक्शन में ये देखना पड़ेगा कि अटैकिंग रिएजेंट क्या है या रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है। अगर रिएक्शन आयोनिक मीडियम में हो रही है, अटैकिंग रिएजेंट कोई आयन है, उस स्थिति में कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, उस स्थिति में बॉन्ड का क्लीवेज हेट्रोलाइटिक होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज चाहे दोनों की बराबर हों या अलग अलग हों। If the attacking reagent is any ion, electrophile or nucleophile, then definitely the bond cleavage is heterolytic and it is 100% independent of electronegativity। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक चीज का फैसला करेगी कि अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो यहाँ पे तो हम बॉन्ड को जिधर चाहें उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स होगा कि ऑक्सीजन पर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड क्लीवेज में सिर्फ इतना रोल है कि अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिसाइड करेगी कि बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा। अगर इसमें हेट्रोलाइटिक हुआ तो डेफिनेटली ऑक्सीजन पर जाएगा, लेकिन अगर इसमें हेट्रोलाइटिक होता है तो हम बॉन्ड को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं और हमारा मन इधर का नहीं है तो इधर भी कर सकते हैं। अगर ये एल्कीन असम्मित हो तो फिर स्थितियां अलग होती हैं, मार्कोनिकॉफ नियम वगैरह लगते हैं, लेकिन सामान्यतः बंद के जो बॉन्ड के क्लीवेज की बात करें, लेकिन सामान्यतः जो बॉन्ड के क्लीवेज की अपन बात करें तो बॉन्ड क्लीवेज के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ क्राइटेरिया। अगर आपकी रिएक्शन सनलाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है, तो इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, दोनों में होमोलाइटिक होगा। और अगर अटैकिंग रिएजेंट कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई आयन है, देन डेफिनेटली इसमें भी हेट्रोलाइटिक होगा और इसमें भी हेट्रोलाइटिक होगा। तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हुई अच्छी तरह से कि बॉन्ड का क्लीवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करता। द बॉन्ड क्लीवेज डिपेंड्स अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट। भाई आप एक चीज देखें कि सपोज इस पर कोई फ्री रेडिकल अटैक करना चाहता है और आप इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करा दो, तो फ्री रेडिकल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पर अटैक क्यों करेगा। इस पर हमें वाटर का एडिशन कराना है, एल्कीन पर वाटर ऐड करके हमें एल्कोहल बनाना है, तो वाटर में तो H+ और OH- है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, वो H+ और OH- अटैक करने वाले हैं और आपने होमोलाइटिक क्लीवेज करवा के फ्री रेडिकल बना दिए। तो क्या वो H+ और OH- फ्री रेडिकल साइट्स पर अटैक करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। अटैकिंग रिएजेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड का क्लीवेज किस तरह से होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक चीज का फैसला करती है, इफ द बॉन्ड क्लीवेज इज हेट्रोलाइटिक देन बॉन्ड शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, ये निश्चित रहेगा कि अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आएगा। बाकी बॉन्ड का क्लीवेज होमोलाइटिक होगा या हेट्रोलाइटिक होगा, ये कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद बॉन्ड क्लीवेज के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं और वो दूसरा टॉपिक है ओवरलैपिंग।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। ओवरलैपिंग जो है दोस्तों, ये बॉन्ड के बनने का प्रोसेस है। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बेसिकली बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण है दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य। जो बंध बनते हैं वो दो हैं मुख्यतः, जो जिनमें शेयरिंग होती है। एक तो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, और दूसरा है आपका डेटिव बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंध। तो जो ओवरलैपिंग है, ये आपके किसी भी रिएक्शन में कोई कंपाउंड जब बन रहा हो तो बॉन्ड के जो बनने का प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग जो होती है ये होती है बिटवीन ऑर्बिटल्स, कक्षकों के बीच में होती है ओवरलैपिंग। और ये ऑर्बिटल्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके हाइब्रिडाइज्ड और दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड। बॉन्ड हमें बनाना है, हम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग से पहले हो लेता है। हाइब्रिडाइजेशन हो लिया, उसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो वो ऑर्बिटल्स के बीच में होगी, और जिन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह के होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड का मतलब जैसे sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 वगैरह ये। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है ये। तो ये दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। And I want to explain the conditions for formation of these two type of bonds, in which case orbitals form sigma bond and in which case orbitals form pi bond. I am taking three conditions. पहली स्थिति, जो बॉन्ड है वो बना है संकरित कक्षकों के मध्य, means bond is formed between hybridized and hybridized orbitals. Second case, the bond is formed between hybridized and unhybridized. And third case, the bond is formed between unhybridized and unhybridized orbitals. देखो दोस्तों, जो बॉन्ड बना है केमिकल बॉन्ड वो दो संकरित या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बना, पहला केस। दूसरा केस, वो दो आपके असंकरित कक्षकों के बीच में बना। और तीसरा केस है आपके सामने कि वो एक संकरित और एक असंकरित कक्षकों के बीच में बना। जैसे sp3 sp3 के बीच का बॉन्ड बने, sp3 sp2 के बीच का बने, या sp sp3 के बीच का बने, या sp2 sp2 के बीच का बने। ऐसा कोई भी केस जिसमें दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हों, दो संकरित कक्षकों के द्वारा बंध का निर्माण किया जा रहा हो, तो वो निश्चित रूप से सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड है, sp2s या sps या sp3p या sp2p वगैरह वगैरह। इट मींस अगर ओवरलैपिंग एक हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में होती है, उस केस में भी हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन बड़ा सिंपल है कि हाइब्रिडाइज्ड यानी कि जो संकरित कक्षक हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ss sp
उस केस में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। P और P के बीच में ओवरलैपिंग हो, यहां केस बनता है केवल, सुने ध्यान से। P ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप्ड होता है, ये एक P ऑर्बिटल और ये दूसरा P ऑर्बिटल, इनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, मींस कोएक्सियल, सेम एक्सिस पर। इन तीनों केस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी S हमेशा सिग्मा बनाएगा, चाहे S के साथ हो या P के साथ हो या हाइब्रिडाइज्ड के साथ हो, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड तो बनाते ही सिग्मा है। अगर P की ओवरलैपिंग इस तरह से हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तब भी बॉन्ड कौन सा बनता है दोस्तों? तब भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पाई बॉन्ड केवल एक केस में बनता है, ये डंबल शेप P ऑर्बिटल है, ये दूसरा डंबल शेप P ऑर्बिटल है, इनकी कोलैटरल ओवरलैपिंग हो, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अगर हेड टू हेड हुई तो सिग्मा बनेगा और साइड टू साइड हुई तो पाई बॉन्ड बनेगा। दिस इज द ओनली केस PP कोलैटरल जिसमें क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आपको मैंने जो बताया, पहली चीज बॉन्ड का क्लीवेज होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक किन कंडीशंस में होता है, और दूसरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस तरह की ओवरलैपिंग से बनते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस इनमें नहीं आते, बट दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनको समझना जरूरी है। तो